Hello everyone, welcome to class 9 of सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि जब हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करते हैं तो उस वक्त हम डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, और उन एक्टिविटीज को परफॉर्म करते वक्त हमें उन एक्टिविटीज को मैनेज करने के लिए कुछ टूल्स चाहिए होता है, जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि जितने भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो जितना टाइम ड्यूरेशन के अंदर होना चाहिए उतने टाइम ड्यूरेशन में हो रहा है या नहीं, प्रॉपर सीक्वेंस में हो रहा है या नहीं, उसको मैनेज करने के लिए हम जिन टूल्स को यूज करते हैं उन टूल्स को हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। सो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स यूज करते हैं प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में मैनेज करने के लिए। तो उनमें से कुछ टूल्स के बारे में हम आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं कुछ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स के बारे में, जिसको यूज करके हम जो प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं या फिर जो प्रोजेक्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उसको एफिशिएंटली एंड एडिक्वेटली कैसे मैनेज कर सकते हैं उन टूल्स को यूज करके, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स। द फर्स्ट टाइप ऑफ टूल इज गैंट चार्ट। सो गैंट चार्ट का डेवलप या फिर गैंट चार्ट का डेवलपमेंट जो है किसने किया था? हेनरी गैंट। कब? 1917 में। तो इसका जो यूज है बहुत ही ज्यादा है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो इसका यूज हम क्यों करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में? इसका यूज हम करते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक्टिविटीज या फिर टास्क, हर एक जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हम करते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हमें बहुत सारे एक्टिविटीज परफॉर्म करने होते हैं, बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो कौन सा एक्टिविटी कौन सा टास्क कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म हो रहा है, उस टाइमलाइन को हॉरिजेंटल बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम गैंट चार्ट को यूज करते हैं। सपोज हम एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं, वहां पे हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करना है। सो कौन सा एक्टिविटी हम कितने टाइम के लिए परफॉर्म करने वाले हैं उसको हम एक हॉरिजेंटल बार के फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, हर एक टाइम ड्यूरेशन को हर एक एक्टिविटी का। तो वो हम जिस चार्ट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं उस चार्ट को बोलते हैं गैंट चार्ट। So activities or tasks are displayed against a timeline in the form of bar, with the bar length indicating the task duration. So जो भी एक्टिविटीज या फिर जो भी टास्क हम परफॉर्म करते हैं एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, उसको एक टाइमलाइन में रिप्रेजेंट किया जाता है हॉरिजेंटल बार के फॉर्म में, जहाँ पे हर एक टाइमलाइन जो होता है वो क्या होता है? टास्क का ड्यूरेशन होता है कि हर एक टास्क या फिर एक्टिविटी कितने टाइम के लिए परफॉर्म किया गया। ओके। और उस टोटल चार्ट को हम बोलते हैं गैंट चार्ट। सो गैंट चार्ट प्रोवाइड्स ए क्लियर ओवरव्यू ऑफ वन और मल्टीपल प्रोजेक्ट। गैंट चार्ट के थ्रू हमें कंप्लीट ओवरव्यू मिल जाता है हमारे प्रोजेक्ट का कि कौन सा एक्टिविटी कितने टाइम के लिए परफॉर्म हुआ, कौन कौन से एक्टिविटीज के बीच डिपेंडेंसीज थे, जितने भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं उन एक्टिविटीज के बीच किस तरह के इंटरकनेक्शंस थे। ये सब चीजें हमें क्लियरली पता चल जाता है किस चार्ट से? गैंट चार्ट से। इट ऑल्सो हाईलाइट्स, गैंट चार्ट इसके अलावा और भी क्या करता है? इट ऑल्सो हाईलाइट्स द अपकमिंग इवेंट्स। अभी जो एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसके बाद नेक्स्ट इवेंट या फिर नेक्स्ट एक्टिविटी क्या होने वाला है। जो भी इवेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका डेडलाइन क्या है, मतलब कब वो इवेंट खत्म होने वाला है नेक्स्ट इवेंट शुरू होने से पहले। तो ये सब चीजें हमें पता होने के वजह से हमें क्या बेनिफिट मिलता है कि हम हमारे प्रोजेक्ट को प्रॉपर वे में मैनेज कर सकते हैं। अगर कोई एक्टिविटी ज़्यादा टाइम ले रहा है तो उसको हमें रिड्यूस करना है, ये हमें गैंट चार्ट के थ्रू आइडिया मिलेगा। अगर मल्टीपल एक्टिविटीज एट द सेम टाइम परफॉर्म हो रहे हैं तो उनमें क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं वो हम इजीली पता कर सकते हैं। अगर हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं प्रॉपर सीक्वेंस में तो कौन से टास्क के बाद कौन सा टास्क परफॉर्म होना है कि नहीं, कौन सा टास्क कितने टाइम के लिए परफॉर्म हो रहा है, एक टास्क परफॉर्म होने के बाद नेक्स्ट टास्क क्या है, ये जो भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं उसका डेडलाइन क्या है। ये सारे रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हमें जिस चार्ट के थ्रू मिलता है उसको बोलते हैं गैंट चार्ट। और अगर हमें ये इंफॉर्मेशंस अवेलेबल हो रहे हैं देन वी कैन इजीली मैनेज द प्रोजेक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस।
ये इन्फॉर्मेशन हमें मिलने से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को प्रॉपर वे में क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि विद इन द गिवन टाइम लिमिट हमारा जो प्रोजेक्ट है वो डेवलप हो पाए। तो अभी देख सकते हो स्क्रीन में कि हमने यहाँ पे एक डायग्राम दिखाया है गैंट चार्ट का, जहाँ पे क्या किया जा रहा है, हॉरिजॉन्टल बार्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा रहा है हर एक टाइमलाइन को। किसका? हर एक एक्टिविटी का। जो भी एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, उन एक्टिविटीज को अगर हम हॉरिजॉन्टल बार के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं कि कौन सा एक्टिविटी कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए परफॉर्म हुआ है, देन उस तरह के चार्ट को हम बोलते हैं गैंट चार्ट। तो ये चार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको हमने एक सिंपल स्ट्रक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। दिस इज नॉट द एक्यूरेट वन, बट इसके थ्रू हम सिंपल तरीके से समझ सकते हैं कि गैंट चार्ट हमें क्या बताना चाहता है, या फिर गैंट चार्ट के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं। गैंट चार्ट के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं कि जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हम डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पे हम जितने भी एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे हैं, जस्ट लाइक एनालिसिस, डिजाइन, कोडिंग, दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज। जितने भी एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे हैं, जितने भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं, उसका ड्यूरेशन कितना है, और जो भी टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उनके बीच डिपेंडेंसीज क्या है, और किन किन टास्क के बीच इंटरकनेक्शंस हैं। ये सब रिपोर्ट हमें जिस चार्ट के थ्रू अवेलेबल हो पाता है, उस चार्ट को हम बोलते हैं गैंट चार्ट। ओके, सो आई होप सबको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज गैंट चार्ट एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ यूजिंग गैंट चार्ट टूल इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक्टिविटीज। ओके, अभी हम आते हैं नेक्स्ट टूल में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का। सो नेक्स्ट टूल इज पर्ट टूल। सो पर्ट का फुल फॉर्म होता है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। इसके नाम से क्या लग रहा है? ये एक ऐसा चार्ट है जिस चार्ट के थ्रू हम क्या रिव्यू करने वाले हैं, प्रोग्राम इवैल्यूएशन, कि जो हमारा प्रोग्राम है उसका एग्जीक्यूशन कैसे चल रहा है, कौन सा स्टेप के बाद कौन सा स्टेप जाने वाला है, किस सीक्वेंस में होने वाला है, किस फ्लो में हमारा टास्क परफॉर्म होने वाला है। उसको रिव्यू करने के लिए हम जिस चार्ट को यूज करते हैं उस चार्ट को बोलते हैं पर्ट चार्ट। इसीलिए उसका फुल फॉर्म जो है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। सो ये जो चार्ट है, ये डेवलप किया गया था, क्रिएट किया गया था 1950s में यूएस नेवी के द्वारा। क्या मैनेज करने के लिए? कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए। कौन सा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए? पोलरिस सबमरीन मिसाइल प्रोग्राम। यूएस नेवी में जो एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ था, उसको मैनेज करने के लिए जिस चार्ट का डिजाइन किया गया था यूएस नेवी के द्वारा, उस चार्ट को बोलते हैं पर्ट चार्ट। सो पर्ट चार्ट जो है वो एक नेटवर्क डायग्राम की तरह क्या करता है, अपने चार्ट को रिप्रेजेंट करता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करने के लिए। तो पर्ट चार्ट एक ऐसा टूल है जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज करते हैं। और उस चार्ट का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? उस चार्ट का रिप्रेजेंटेशन होता है नेटवर्क डायग्राम की तरह। तो नेटवर्क डायग्राम मतलब क्या? नेटवर्क डायग्राम मतलब जैसे कि अगर हम बोलें, एक नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ नोड विच आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर, है कि नहीं? सो प्रोजेक्ट जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है? कलेक्शन ऑफ नोड है, जहाँ पे मल्टीपल नोड्स एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, है कि नहीं? इसको हम बोलते हैं नेटवर्क। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बनाया, यहाँ पे बॉक्सेस जो हैं इनको हम बोल सकते हैं नोड, और जो लाइंस हैं वो हैं कनेक्शन पॉइंट्स, जिसके थ्रू नोड्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। और इस टोटल को हम एक बोल सकते हैं नेटवर्क डायग्राम, है कि नहीं? इस टोटल को हम क्या बोल सकते हैं? इस टोटल को हम बोल सकते हैं नेटवर्क डायग्राम। सो जो पर्ट चार्ट है वो दिखने में ऐसे नेटवर्क डायग्राम की तरह है, जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये चार्ट अगर एक नेटवर्क डायग्राम की तरह है, इस चार्ट के थ्रू हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए? इट शोज द फ्लो ऑफ टास्क। टास्क का फ्लो मतलब जो भी इवेंट हम परफॉर्म कर रहे हैं, उस इवेंट में कौन से टास्क के बाद कौन सा टास्क परफॉर्म होने वाला है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस चार्ट के द्वारा। ओके, जहाँ पे जो टोटल इवेंट हमारे हैं, उन इवेंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं नोड के द्वारा,
और एक इवेंट से और एक इवेंट में जाने के लिए हम जो भी एक्टिविटीज या फिर टास्क परफॉर्म करते हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस हम देख रहे हैं इन बॉक्सेस को हम बोलते हैं इवेंट। ओके, सो ऑल दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ इवेंट्स। एंड एक इवेंट से और एक इवेंट में जाने के लिए हमें कुछ टास्क या फिर एक्टिविटी परफॉर्म करना होता है। तो जो भी टास्क या फिर एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? लाइंस के द्वारा। किसमें? पर्ट चार्ट में। ओके, आई होप पर्ट चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है सबको पता चल चुका होगा। पर्ट चार्ट में हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं? फ्लो ऑफ टास्क रिप्रेजेंट करते हैं, जहाँ पे हम नोड रिप्रेजेंट करते हैं। नोड मीन्स द इवेंट्स। ओके, नोड्स मीन्स द इवेंट्स। एंड एक इवेंट से और एक इवेंट में जाने के लिए जो हम डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क या फिर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं उन टास्क या फिर एक्टिविटीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? रिप्रेजेंट करते हैं लाइंस के द्वारा। ओके, सो हाउ डज द पर्ट चार्ट वर्क? पर्ट चार्ट कैसे काम करता है? पर्ट चार्ट जो है अभी हमने डिस्कस किया वो नोड, लाइंस एंड डायरेक्शंस को डिपेंड करके काम करता है। तो नोड्स जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? नोड्स रिप्रेजेंट द की, माइलस्टोन और इवेंट इन द प्रोजेक्ट। मतलब जब हम एक क्या बोल सकते हैं कि जब हम एक प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हैं, एक सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को डेवलप कर रहे हैं, वहां पे हमें कुछ स्मॉल स्मॉल माइलस्टोन्स अचीव करने होते हैं। फाइनल माइलस्टोन को अचीव करने के लिए उन हर एक माइलस्टोन को हम बोलते हैं नोड। एंड व्हाट इज लाइन? इट शोज द सीक्वेंस इन विच द टास्क मस्ट बी कंप्लीटेड। कौन से नोड, कौन से इवेंट को कंप्लीट करने के बाद हमें कौन सा इवेंट कंप्लीट करना है, कौन से इवेंट को कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट कौन सा इवेंट कंप्लीट करना है, वो सीक्वेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लाइंस। एंड डायरेक्शन, द एरो पॉइंट्स, द एरो पॉइंट्स एट द एंड ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर ऑफ द टास्क दैट शुड ऑकर। किस ऑर्डर में, किस सीक्वेंस में, किस डायरेक्शन में हमें एक्टिविटीज को, इवेंट्स को कंप्लीट करते करते लेना है, वो एरो सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है पर्ट चार्ट में। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक तरह का पर्ट चार्ट है जहाँ पे लाइंस रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटीज या फिर टास्क। मतलब एक टास्क से और एक टास्क में हम किस सीक्वेंस में जाएंगे वो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? वो रिप्रेजेंट कर रहा है लाइन। एंड हर एक टास्क जो हम परफॉर्म करने वाले हैं वो इवेंट का एक एक पार्ट है। ओके, वो नोड है एक एक। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क इन पर्ट चार्ट। पर्ट चार्ट में डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क हैं। फर्स्ट वन इज डिपेंडेंट और सीरियल टास्क। ओके, so we can simply say that nodes are the events or the task or the activities, and the lines are the sequence in which we can perform the activities. Okay, in which way we can perform the activities. Okay, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन जो है उसको हम क्लियर कर सकते हैं। जो हमने पर्ट चार्ट के बारे में पढ़ा था यहाँ पे कि जो नोड्स हैं that represents the events, events means the task or activity. Okay, and lines represents the sequence in which sequence we can perform the activity. Okay, आई होप ये अभी क्लियर हो चुका होगा कि जो इवेंट्स या फिर टास्क या फिर एक्टिविटीज हैं उसको हम नोड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं और किस सीक्वेंस में हम उनको परफॉर्म करने वाले हैं उस सीक्वेंस को हम बोलते हैं लाइंस। ओके, आई होप डाउट क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे आगे प्रोसीड करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क आर देयर। जो यहाँ पे टास्क या फिर नोड हमारे हैं वो अलग अलग तरह के हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ टास्क इज डिपेंडेंट और सीरियल टास्क। डिपेंडेंट टास्क मतलब एक टास्क कंप्लीट होने के बाद ही नेक्स्ट टास्क परफॉर्म हो सकता है कि नहीं? मतलब जो नेक्स्ट टास्क परफॉर्म होगा वो डिपेंड किसके ऊपर कर रहा है? उसके प्रीवियस टास्क के ऊपर, क्योंकि प्रीवियस टास्क कंप्लीट होगा तभी जाके वो अपना टास्क शुरू कर सकता है। तो डिपेंडेंट और सीरियल टास्क हम किसको बोलते हैं? द टास्क दैट मस्ट बी कंप्लीटेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर। उन टास्क को हम सीरियल टास्क या फिर डिपेंडेंट टास्क बोलते हैं जिनको हमें एक स्पेसिफिक ऑर्डर में परफॉर्म करना होता है। फॉर एग्जाम्पल, टास्क वन मस्ट बी डन बिफोर टास्क टू। मतलब टास्क वन को पहले कंप्लीट करना जरूरी है अगर हमें टास्क टू परफॉर्म करना है तो। एंड सो ऑन।
until टास्क 9, जब तक हम टास्क 9 तक नहीं पहुंच जाते वही स्पेसिफिक ऑर्डर में ही हमें प्रोसीड करना होता है। एक टास्क कंप्लीट होने के बाद ही हमें नेक्स्ट टास्क में जाने के लिए अलाउड किया जाएगा। दैट काइंड ऑफ टास्क इज नोन एज डिपेंडेंट और सीरियल टास्क। नेक्स्ट टाइप ऑफ टास्क इज पैरेलल और कंकरेंट टास्क। पैरेलल और कंकरेंट टास्क हम किसको बोलेंगे? कंकरेंट मीन्स द टास्क दैट कैन हैपन एट द सेम टाइम। ओके, पैरेलल टास्क मतलब एट द सेम टाइम अगर हम मोर देन वन टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैरेलल टास्क। सो द टास्क 4 कैन स्प्लिट इनटू टू सेपरेट टास्क। जैसे कि टास्क 4 को हमने दो अलग अलग टास्क में सेपरेट कर दिया है, टास्क 5 एंड टास्क 6। बोथ कैन बी परफॉर्म्ड साइमल्टेनियसली, दोनों ही टास्क को हम साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह के टास्क को हम बोलते हैं पैरेलल और कंकरेंट टास्क। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ टास्क इज डमी एक्टिविटीज और डमी टास्क। So these are placeholder task. Placeholder task means ये ऐसे कुछ टास्क हैं जो कि हमारे नेटवर्क डायग्राम में पर्ट चार्ट में कुछ प्लेस होल्ड करते हैं विथ नो टाइम और रिसोर्स रिक्वायरमेंट। पर ये जो टास्क हैं इनको हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होती, इनको बस हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं ताकि जो हमारा लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रॉपर हो और हमारे डायग्राम में जो एग्जीक्यूशन प्रोसेस है वो एक्यूरेट है या नहीं, उसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस तरह के टास्क को परफॉर्म करते हैं। सिंपल टर्म में हम अगर समझेंगे, डमी एक्टिविटी मतलब क्या? डमी मीन्स व्हाट? ये ऐसे कुछ एक्टिविटीज हैं जो कि हमारे डायग्राम में प्रेजेंट तो हैं पर हम उनको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, हमें उन टास्क को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। उस तरह के टास्क को बोलते हैं डमी टास्क और डमी एक्टिविटी। सो डमी एक्टिविटीज जो हैं ये एक प्लेस होल्डर टास्क है, मतलब जो कि हमारे डायग्राम में चार्ट में कुछ प्लेस को होल्ड करते हैं पर ये कोई काम नहीं करते। ओके, ओनली डायग्राम में रिप्रेजेंट किए गए हैं कि ऐसे कुछ डिपेंडेंसीज भी हैं, ऐसे कुछ लिंक भी हैं, ऐसे कुछ रिलेशंस भी हैं, ऐसे कुछ एक्टिविटीज भी हैं जो हम परफॉर्म कर सकते हैं पर हम परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। दैट काइंड ऑफ टास्क इज नोन एज डमी एक्टिविटी। तो जबकि हम यहाँ पे कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे टाइम और रिसोर्स की कोई भी जरूरत नहीं है। तो इट इज अ काइंड ऑफ टास्क दैट डजंट रिक्वायर एनी टाइम और रिसोर्सेस। ओके, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डमी एक्टिविटी। एंड डमी एक्टिविटीज आर रिप्रेजेंटेड विथ डॉटेड लाइंस। ये जो डॉटेड लाइंस हम देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। इन एक्टिविटीज को हमें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है पर इस तरह की एक्टिविटीज भी अवेलेबल हैं, उनको हम अगर ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं डमी एक्टिविटी। दे रिप्रेजेंट इवेंट डिपेंडेंसीज। उनको हम मेनली रिप्रेजेंट क्यों करते हैं? ये दिखाने के लिए कि किन किन इवेंट्स के बीच डिपेंडेंसीज हैं, किन किन इवेंट का सेम टास्क के ऊपर डिपेंडेंसीज हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम डमी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। एंड these dummy activities are represented with dotted lines. What are the key feature of PERT chart? It visually maps out all tasks and their dependency. PERT चार्ट में हम क्या करते हैं? विजुअली मैपिंग करते हैं, विजुअली हम कितने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, किस सीक्वेंस में परफॉर्म कर रहे हैं, किन के बीच क्या क्या डिपेंडेंसीज है उनको रिप्रेजेंट करते हैं। देन इट ऑल्सो हेल्प्स टू आइडेंटिफाई क्रिटिकल पाथ। PERT चार्ट के थ्रू हम क्रिटिकल पाथ्स इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, मतलब जहाँ पे हमें लॉन्गेस्ट सीक्वेंस ऑफ डिपेंडेंट टास्क परफॉर्म करने हो तो उनको हम कैसे इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट अगर हम डेवलप कर रहे हैं तो वहाँ पे जो क्रिटिकल पाथ है एक गोल को अचीव करने का, कैसे हम सिंपलेस्ट पाथ इजीली फाइंड कर सकते हैं, उसका मदद हमें मिल जाता है किससे? PERT चार्ट से। देन PERT चार्ट इज यूजफुल फॉर प्लानिंग, शेड्यूलिंग एंड मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट प्रोग्रेस। PERT चार्ट में जबकि हम सारे टास्क को मैपिंग कर लेते हैं, किस ऑर्डर में होगा वो रिप्रेजेंट कर लेते हैं, किन के बीच क्या क्या डिपेंडेंसीज हैं वो रिप्रेजेंट कर देते हैं,
तो जिसके वजह से ये आसान हो जाता है प्रोजेक्ट के प्रोग्रेस को प्लान करना, शेड्यूल करना और मॉनिटर करना। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट की फीचर्स ऑफ PERT चार्ट। तो PERT चार्ट में एक टर्म था इवेंट डिपेंडेंसी, राइट। तो ये इवेंट डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है? इवेंट डिपेंडेंसी refers to the relationship between tasks or milestones in a project where the start or completion of one task depends on the occurrence of another event। इवेंट डिपेंडेंसी मतलब एक इवेंट और एक इवेंट के ऊपर डिपेंड करना, मतलब मल्टीपल इवेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको हम बोलते हैं इवेंट डिपेंडेंसी। मतलब एक इवेंट कंप्लीट होने के बाद दूसरा कौन सा इवेंट शुरू होगा, वो इवेंट कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट कौन सा इवेंट परफॉर्म होगा। तो उन इवेंट्स के बीच जो रिलेशनशिप है उसको हम बोलते हैं इवेंट डिपेंडेंसी। सो दिस डिपेंडेंसी डिक्टेट द सीक्वेंस इन विच टास्क मस्ट बी परफॉर्म्ड। सो इवेंट डिपेंडेंसी हमें यह बताता है कि किस सीक्वेंस में हमारा टास्क परफॉर्म होने वाला है। पहले किसके ऊपर हम डिपेंड करेंगे, फिर वो टास्क कंप्लीट होने के बाद कौन सा टास्क उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो टास्क कंप्लीट हो तो फिर मैं शुरू करूं, है कि नहीं। ये रिप्रेजेंट करता है इवेंट डिपेंडेंसी। Event dependency represents the relationship between the task that in which order or in which sequence they have to be performed। और एक टर्म भी था वहां पे डमी एक्टिविटी। मैंने उसको थोड़ा क्लियरली समझाने की उस टाइम पे कोशिश किया भी था, अभी फिर से समझा देते हैं। डमी एक्टिविटीज ऐसे कुछ प्लेस होल्डर्स होते हैं PERT चार्ट में जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ओनली डिपेंडेंसीज को दिखाने के लिए, बट इट डजेंट एक्चुअली परफॉर्म एनी एक्टिविटी। ये कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता, ये कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करता। बस हम इसको डायग्राम में या फिर चार्ट में इसीलिए रखते हैं ताकि इवेंट डिपेंडेंसीज में पता चले। ओके, कि एक इवेंट अगर हम कंप्लीट कर देते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट कौन सा इवेंट हम परफॉर्म कर सकते हैं। एक इवेंट अगर हमें परफॉर्म करना है तो उससे पहले कौन सा इवेंट हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो उन इवेंट्स के बीच जो डिपेंडेंसीज हैं उन डिपेंडेंसीज को बस रिप्रेजेंट करने के लिए हम डमी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। ये एक्चुअल में कोई भी टास्क परफॉर्म नहीं करता। दिस एक्टिविटी ओनली हेल्प अस टू क्लैरिफाई द सीक्वेंस ऑफ टास्क इन द प्रोजेक्ट विदाउट रिप्रेजेंटिंग रियल एक्टिविटी। इस तरह के एक्टिविटीज के द्वारा हम क्या करते हैं, ओनली क्लैरिफाई करते हैं कि किस सीक्वेंस में हमारा टास्क एक प्रोजेक्ट में परफॉर्म होने वाला है, पर एक्चुअल में वो सीक्वेंस में हम एक्टिविटी परफॉर्म करते नहीं है। बस लॉजिकली कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए और एक्यूरेट वे में हम जा रहे हैं ये या नहीं उसको कंफर्म करने के लिए हम डमी एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। तो डमी एक्टिविटीज में कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि डमी एक्टिविटीज मीन्स इट्स अ काइंड ऑफ एक्टिविटी वेयर वी आर परफॉर्मिंग नथिंग। ये एक ऐसा एक्टिविटी है जहाँ पे हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उस तरह की एक्टिविटी को हम बोलते हैं डमी एक्टिविटी। मीन्स अगर हम कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मतलब वहाँ पे ना ही हमें टाइम चाहिए ना ही कोई रिसोर्स चाहिए। तो दिस इज a टाइप ऑफ एक्टिविटी where there is no need of any time or resources। So dummy activity doesn't require time, effort or resources। They exist only to show the dependency between tasks। डमी एक्टिविटीज का ओनली काम है वो कि जो मल्टीपल टास्क हैं उन टास्क के बीच किस तरह के किन किन टास्क के बीच डिपेंडेंसीज हैं उसको रिप्रेजेंट करने का काम करता है डमी एक्टिविटी। हाउ दे आर रिप्रेजेंटेड? दे आर रिप्रेजेंटेड बाय यूजिंग डॉटेड लाइंस। डॉटेड लाइंस को यूज करके हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि ऑलरेडी हम डायग्राम में देख चुके हैं, वर्ड चार्ट में देख चुके हैं। Why are dummy activities needed? To maintain the logical flow of the project, to represent the dependencies among the events in the project। Okay, uh, when two tasks depend on the same event but are not directly connected, जब दो टास्क डिपेंड कर रहे हैं एक इवेंट के ऊपर या फिर एक टास्क के ऊपर, ओके, बट दे आर नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड, तो डमी एक्टिविटी क्या करता है, उनको कनेक्ट करने में मदद करता है। ओके, जैसे कि डायग्राम हमने देखा था उस डायग्राम को फिर से देख सकते हैं। जैसे कि टास्क 6 से हम टास्क 8 तक आ सकते हैं, है कि नहीं। और टास्क 8 जो है इस इवेंट को बिगिन करने के लिए
हमें टास्क 6 को कंप्लीट करना है, टास्क 9 को कंप्लीट करना है, टास्क 5 को कंप्लीट करना है कि नहीं, तीनों को कंप्लीट करना है। पर हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम टास्क 6 को कंप्लीट करके टास्क 8 में कंप्लीट करके देन टास्क 10 में आ सकते हैं। पर ऐसा भी पॉसिबल है कि टास्क 9 से कंप्लीट करके टास्क 8 में आएंगे, फिर टास्क 10 में भी आ सकते हैं। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है कि टास्क 5 को कंप्लीट करके टास्क 8 में आएंगे, फिर वहां से टास्क 10 में आएंगे। तो यहाँ पे ये डमी एक्टिविटीज जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर इवेंट या फिर टास्क के डिपेंडेंसीज कौन कौन है, डिपेंडेंसीज इवेंट इवेंट डिपेंडेंसीज कौन कौन है। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए, बस लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए हम डमी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। तो इन सिंपल वर्ड, डमी एक्टिविटीज आर जस्ट लाइक डॉटेड ब्रिजेस इन a PERT chart. They do not involve any real work, but make sure all connection and dependencies between tasks are clear and logical. डमी एक्टिविटीज जो है वो डॉटेड ब्रिजेस की तरह है, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करते नहीं है, पर ये कंफर्मेशन करते हैं कि सारे इवेंट्स के बीच जो कनेक्शंस हैं, वो डिपेंडेंसीज हैं, वो क्लियर हैं एंड करेक्ट हैं। सो दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द चार्ट इज एक्यूरेट। ओके, जो हमारा जो चार्ट है उसको इजीली समझने के लिए या फिर सही है या कि नहीं चेक करने के लिए डमी एक्टिविटीज को हम परफॉर्म करते हैं। सो ऐसे और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में यूज करते हैं। प्रोजेक्ट प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त या फिर प्रोडक्ट को डेवलप करते वक्त डिफरेंट वे में मैनेज करने के लिए, ताकि प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉपरली डेवलप हो सके। तो आज के क्लास में हमने दो टूल्स के बारे में डिस्कस किया, एक था गैंट चार्ट और एक था पर्ट चार्ट। आई होप ये दो टूल्स के बारे में आज हमने जो डिस्कस किया सबको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ टूल्स के बारे में जिसको हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए यूज कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन।